और उत्तराखंड की खबरें आप देख लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश से अभी राहत मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज और कल के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत के साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं शासन ने 7 जिलों के डीएम के अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी 14 तारीख को भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बारिश के रेड अलर्ट के चलते कल कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। चमोली, नैनीताल, बागेश्वर जिले में डीएम के आदेश के बाद स्कूलों को आज भी बंद रखा जाएगा। तो तेज बारिश की चेतावनी उत्तराखंड के कई जिलों के लिए, करीब 7 जिले ऐसे जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत के लिए अलर्ट रहेगा। कई जिलों के कल भी स्कूल बंद थे और आज डीएम के ऑर्डर के बाद आज भी स्कूल बंद रहेंगे। तो आज और कल के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत के लिए अलर्ट है, जहां पर कई जिलों के कल भी स्कूल बंद थे और कुछ जगहों पर आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा बागेश्वर, नैनीताल में भी कुछ इसी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। बातचीत करने के लिए चमोली से नितिन सेमवाल और देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने दिनों का ये रेड अलर्ट है और कहां-कहां सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है और अब इसे लेकर किस तरह की तैयारी? नीलो, आज या 2 दिन यानी कि 2 दिन का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है, जिसमें एक आज का एक कल यानी शुक्रवार को कई जगहों पे यानी 7 राज्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां भारी से भारी बारिश यानी रेड अलर्ट दिया गया है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार सहित 7 जिले ये पूरे बताए गए हैं कि यहाँ भारी से भारी बारिश हो सकती है। जिसमें अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में देर रात से ही बारिश रिमझिम बारिश चल रही है और अभी भी लगातार बारिश देहरादून के में हो रही है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन रात से ही अलर्ट मोड पे है और स्कूलों की भी, तमाम स्कूलों की भी यहाँ पे छुट्टियां देखने को मिल रही है। साथ ही जो अन्य जो जिले हैं वहाँ भी जो जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही कई जिलों ने स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सतेंद्र, चमोली से नितिन सेमवाल भी हमारे साथ है। नितिन, लग रहा था कि सितंबर का महीना आ गया है, थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन अब तो आधा महीना बीत चुका है, लेकिन बारिश जस की तस है। उलट अब 2 दिन का रेड अलर्ट है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है वहां पर? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना अब लगभग आधा हो चुका है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग के द्वारा जो पहाड़ों में रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं पहाड़वासियों की चिंता जरूर बढ़ रही है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होते हैं, गांव के गांव नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता है वो जरूर इस समय दिखाई दे रही है पहाड़वासियों की। और अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो कल भी हमारी चमोली के जो जिलाधिकारी है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सभी तहसीलों को एसडीआरएफ से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहीं पर अगर कोई सूचना मिलती है बारिश के नुकसान की तो तुरंत वहां पे टीम को रवाना किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी अपनी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से कल रात भर से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क है वो बताया जा रहा है अभी बाधित चल रही हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो बाधित है, लगभग 20 से अधिक सड़कें अभी भी बाधित चल रही हैं, तो उन्हें भी खोलने का काम जारी है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कल से मौसम खराब है, अब भी वहां पर बारिश हो रही है, कल तक ही मौसम खराब रहने वाला है, तो लोगों के लिए भी किसी तरह की चेतावनी जारी की गई है क्या? जी, अगर चमोली में बात करें तो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को मौसम का अपडेट को देखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी है। और पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि अनावश्यक कोई भी सफर न करे, क्योंकि सड़कों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ऐसे में सड़क की अपडेट के साथ साथ मौसम की अपडेट को लेकर ही यात्रा करने की सलाह लगातार पुलिस प्रशासन और चमोली प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को दी जा रही है। ठीक है नितिन और सतेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात टिहरी की करें तो टिहरी के घनसाली घुत्तू रोड पर कुआली खाल के पास एक कार ऊपर से अचानक पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस समय ड्राइवर ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में देख सकते हैं
कि किस तरह से मलबा गिरने से पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। जिस वक्त कार पर यह मलबा गिरा है उस वक्त ड्राइवर मौजूद था, लेकिन किसी तरह से उसने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। और उत्तरकाशी के लिवाड़ी में बारिश के बाद हालत बहुत खराब है। यहां पर जान हथेली में रखकर लोग नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सुपिन नदी में एक बार फिर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। भारी बारिश से ग्रामीणों का अस्थायी पुल बह गया था, जिससे ग्रामीणों का सड़क से पूरी तरह से संपर्क कट गया था। लेकिन ये भी कोई पुल नहीं है, बल्कि लकड़ी के लट्ठों को रख दिया गया है और इससे भी सफर करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ग्रामीणों की समस्या ये है कि उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्रामीण लंबे समय से पक्का पुल बनाने की यहां पर मांग कर रहे हैं। और पहाड़ में मानसून की बारिश के बीच केदारपुरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। अक्सर सितंबर के महीने में केदारपुरी में बर्फ कम ही दिखाई देती है, लेकिन इस बार यहां बर्फ गिरी। मौसम के बदलाव के साथ केदारनाथ धाम के आसपास की चोटियों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ धाम में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद इस वक्त रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अमूमन इस मौसम में बर्फबारी तो बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, बारिश भी ऐसा होता है कि जाने वाली होती है, लेकिन इस मौसम में केदारपुरी में बर्फबारी हुई है। इसके बाद मौसम का मिजाज जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश इस बार पहाड़ों में हो रही है, लगातार हर जगह अभी मानसून लगातार जारी है। और ऐसे में जो केदारपुरी का जो क्षेत्र है वहाँ लगातार कई दिनों से बारिश, और ऐसे में वहाँ मौसम में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि लगातार जो केदारनाथ धाम में है कल से हल्की बर्फबारी जारी है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जो पहाड़ी है नजदीकी पहाड़ी केदारनाथ धाम की, वहां पर बर्फबारी दिख रही है हल्की। और अभी भी वहां देर रात्रि से बारिश जारी है और ठंडी भी काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम में तो बदलाव नजर आ रहा है। और ऐसे में जो बर्फबारी अक्सर इस माह सितंबर में नहीं देखने को मिलती है वो देखने को मिल रही है। और लगातार बारिश जारी है और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बर्फबारी और भी हो सकती है और केदारनाथ धाम में जो है वो ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ धाम है वहां पर जो यात्रियों का आवागमन है वो शाम को 5 बजे के बाद जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो स्लाइडिंग एरिया है उसमें रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं और बारिश के चलते हर जगह कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से मौसम है, कहीं अड़चने भी यात्रा में आ रही है और मौसम के बाद लगातार केदारपुर में अब बर्फबारी होनी शुरू हो चुकी है। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम धामी आज सुबह 11 बजे सांबा बस स्टैंड पर रोड शो करेंगे। 12:30 बजे नानक चक सांबा में सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। सीएम धामी ने कहा कि राहुल हमेशा देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम धामी ने कहा कि राहुल की भाषा खालिस्तानी है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश का जो हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिखों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। देश का जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र है उस पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए एक कहीं न कहीं रास्ता खोल रहे हैं। और इनकी भाषा ठीक पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू हैं उनकी भाषा और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आज अल्मोड़ा में जिले भर के अधिकारियों की 7वीं बैठक लेंगे, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा होगी। टम्टा ने कहा कि मैदान में पहाड़ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे को 2 लेन किया जाएगा, जिससे पहाड़ आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कैची धाम के पास में बाईपास से साथ ही टनल बनाई जाएगी, जिससे जाम की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। नैनीताल से काठगोदाम
इसको भी हम 2 लेन करेंगे। ज्योली कोट भवाली कैची मंदिर का बाईपास बनाते हुए, और उसमें दूसरा प्रोजेक्ट हमारे DPR बन रही है, उसमें हम टनल भी दे सकते हैं। तो ये दोनों को कॉन्सेप्ट करते हुए हम अल्मोड़ा तक 2 लेन करेंगे, अल्मोड़ा से रानीखेत 2 लेन करेंगे, रानीखेत से चकोटिया दौराहाट होते हुए कर्णप्रयाग 4 धाम गढ़वाल के साथ केदारखंड और मानसखंड को दोनों को 2 लेन से जोड़ दिया जाएगा। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेट स्पीच के मामले में यति राम स्वरूपानंद गिरी के खिलाफ दून की डालनवाला कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। यति राम स्वरूपानंद ने मीडिया से बात करते हुए धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी और पुलिस ने खुद से मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। यति राम स्वरूपानंद गिरी शिव शक्ति धाम डासना से ताल्लुक रखते हैं और देहरादून में मंगलवार को धर्म विशेष को टारगेट करते हुए टिप्पणी की थी। अब पुलिस ने इसी पर संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया गया है। बहन बेटियों को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी रहती, थाने की भी मॉनिटरिंग टीम रहती है और उनके द्वारा पाया गया जांच के दौरान कि जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं जाति धर्म और इसके अगेंस्ट में बोला गया, और ये जो बोला गया वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के प्रकरण में पुलिस तत्काल अगर उसके नॉलेज में आता है संज्ञान में तो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराए। तो जांच उपरांत इसमें सब इंस्पेक्टर देवेंद्र गुप्ता द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं 196/353 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घंटाघर पर चोरी की घटना झूठी निकली। आपको बता दें कि नगर निगम देहरादून ने घंटाघर में चोरी की शिकायत की थी, जिसमें केबल और कीमती नोजल चोरी की शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद पुलिस की जांच में चोरी की शिकायत झूठी निकली। पुलिस का कहना है कि घंटाघर की घड़ी बंद होने के चलते ये चोरी का मामला सामने आया था। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश बोरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस बीच मुकेश बोरा पर दबाव बढ़ाने के लिए पुलिस को गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस भी जारी करना पड़ा है कोर्ट से। गिरफ्तार न होने की स्थिति में पुलिस बोरा की संपत्ति को कुर्क करेगी। इस बीच मंगलवार को बोरा ने हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका भी दाखिल की है। आपको बता दें कि मुकेश बोरा पर एक महिला कर्मचारी और एक नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और 10 दिन पहले लाल कुआं थाने में इसे लेकर FIR दर्ज की जा चुकी है। पोक्सो के धाराएं बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले NW लिया और NW के बाद में उसका बयासी भी हमने ले लिया और बयासी पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभियुक्त जो मुकेश बोरा से गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निरंतर लग रही है। जल्दी इसकी हम कुर्की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या ने एक बार एक महिला के खिलाफ बरेली के थाने में केस दर्ज कराया। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी तीसरी महिला ने राजनेता की टेंशन बढ़ाई हो। इससे पहले भी तीसरी महिला उत्तराखंड में कुछ नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मंत्री रेखा आर्य और उनके पति के नाम का गलत इस्तेमाल कल्पना मिश्रा कर रही हैं। बरेली की इस महिला के कारण मंत्री रेखा आर्य की टेंशन बढ़ी हुई है। आगे का काम अब यूपी पुलिस और कोर्ट को करना है ताकि साफ हो सके कि कल्पना मिश्रा आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। कल्पना मिश्रा कौन है, क्या है, कहां की रहने वाली हैं और क्यों ये सब कर रही हैं, ये पुलिस की जांच में साफ होगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जबकि किसी तीसरी महिला की एंट्री ने जनता के चुने नेता की टेंशन बढ़ाई हो। 5 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी पहले स्टिंग को लेकर चर्चाओं में रहे। तब तिवारी जी आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे तो पत्नी होने का दावा ठोकने वाली उज्ज्वला तिवारी से 88 साल की उम्र में नारायण दत्त तिवारी को 2014 में शादी करनी पड़ी। कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत का नाम 2003 में जेनी केस में जुड़ा तो 2014 में दिल्ली की मोनिका ठाकुर नाम की महिला ने भी हरक पर आरोप लगाए। हालांकि दोनों मामलों में हरक सिंह रावत बेदाग निकले।
बीजेपी के द्वाराहाट से पूर्व विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने इसी तरह के आरोप लगाए। नतीजा ये कि 2022 में पार्टी ने महेश नेगी को टिकट नहीं दिया। तो कुछ महीने पहले कुमाऊं के एक विधायक की अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खबरें थी कि वो महिला विधायक की कोई जानने वाली थी। हालांकि ये मुद्दा नहीं बना। खुद आरोप झेल चुके हरक सिंह रावत के मुताबिक ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है तो कई बार विरोधी घिनौनी साजिश करते हैं। वहीं महिला नेता नेहा जोशी के मुताबिक राजनीति में जनता नेता का चरित्र जानती है, वो पुरुष हो या महिला, लेकिन तब तक उंगली नहीं उठानी चाहिए जब तक आरोप साबित न हो जाए। उसके लिए ये बहुत कष्टप्रद होता है और कई बार चाहे अनजाए आप गलत नहीं भी हों तब भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और ये मैं सोचता हूँ घिनौना षड्यंत्र है। एक तो षड्यंत्र हुआ, एक घिनौना षड्यंत्र है। ये आरोपों पर न जाते हुए अगर कोई आरोप साबित होता है तब उस व्यक्ति को जनता की अदालत में जब वो जाए तो उसका जो फैसला है वो जनता को उसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप अगर लगता है तो मैं उसको मानती हूं कि ये भी एक पब्लिक लाइफ का हिस्सा है, इसको झेलना भी पड़ता है, कई बार मीडिया ट्रायल भी झेलना पड़ता है और जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के बारे में भी कुछ भी कहना गलत हो। तो साफ है कि तीसरी महिला किसी न किसी तरह स्थानीय नेताओं के लिए मुसीबत साबित हुई है। फिर चाहे किसी ने चरित्र पर सवाल उठाए हो या फिर कोई नेता के नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहा हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आज से फिर से कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा प्रतिष्ठा यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर यात्रा निकाल रही है, ये मात्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस को सुबुद्धि दे ताकि वो राज्य के हित या फिर विकास के लिए यात्रा निकाले और राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिक और आस्था से जुड़े विषयों पर राजनीति करना छोड़ दे। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर के इस प्रकार की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के लोगों में मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूँगा कि कांग्रेस को लोगों को सद्बुद्धि दे और वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित में कुछ कार्य करे, उसके लिए यात्रा निकालें और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस प्रकार की यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में लंबे वक्त के बाद रायता पार्टी की तो कई मुद्दों के साथ बीजेपी पर रायता फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि जब जब हरीश रावत रायता फैलाते हैं नुकसान कांग्रेस का ही होता है। जरा देखिए रिपोर्ट। हाथ में पहाड़ी ककड़ी लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर अपने हाथ से पत्रकारों और चहेतों को घर में बना रायता खिलाया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे उठाकर हरीश रावत ने बीजेपी पर रायता फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिसंबर में खुद प्रदेश का हाल जानने निकलेंगे। हरीश रावत ने सवाल उठाए कि महिला अपराध पर अपने आरोपी नेताओं को बीजेपी बचा रही है, तो मंत्री गणेश जोशी पर तमाम आरोपों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 500 करोड़ में सरकार गिराने वाले निर्दलीय विधायक के बयान पर स्पीकर और बीजेपी चुप हैं। वहीं खराब हाल से पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग खत्म होने की कगार पर है। इसके साथ हरीश रावत का उन विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रोग्राम है जहां रिजर्व सीट पर पहाड़ का दलित बीजेपी के उम्मीदवारों को जिता रहा है, कांग्रेस को नहीं। हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस रायता बनाना, बांटना और समेटना सभी जानती है और बीजेपी को सिर्फ रायता फैलाना आता है। हम रायता बनाएंगे भी, रायता खिलाएंगे भी, रायता समेटेंगे भी, लेकिन भाजपा वाले केवल बिखेरने में विश्वास करते हैं। इसलिए उनसे आप न रायता बनाने की उम्मीद कर सकते, न खिलाने की उम्मीद कर सकते। समेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, समेटना तो उम्मीद है। रायते के साथ हरीश रावत ने मुद्दे बिखेरे तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। वहीं डिफेंस कॉलोनी में पड़ोसी हरक सिंह रावत रायते का स्वाद नहीं चख पाए। हरक सिंह के मुताबिक रायता खिलाना अच्छी बात है लेकिन फैलाना नहीं चाहिए। हरीश रावत जी की रायता पार्टी तो कांग्रेस में रायता फैलता है,
पहले भी उन्होंने को पार्टियां दी हैं और जितनी बार उनकी रायता पार्टी होती है कांग्रेस उतनी बार टूटती है। टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो बुलाया नहीं और सौभाग्यशाली है जो हरीश भाई का रायता खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा है, पार्टी होनी चाहिए और वो बड़े हैं और सबको खिलाएं, रायता लोग खाएं, अच्छा है रायता खाएं, लेकिन रायता ना फैलाएं, ये मैं जरूर कहूंगा। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ रायता बांटा ताकि रायता दूर तक फैले, लेकिन इस फैले रायते को समेटेगा कौन, कांग्रेस या बीजेपी? सवाल ये है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हाईकोर्ट में सुनवाई के बावजूद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव कब होंगे यह अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन इस चुनाव को लेकर महिला नेता बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। इन दिनों बीजेपी कार्यकर्ता नए सदस्य बनाने में व्यस्त हैं और इस व्यस्तता के बीच हर शहरी कार्यकर्ता के दिल में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के मंचों पर पहले से ज्यादा जगह पा रही बीजेपी की महिला नेता तो चुनाव लड़ने के लिए बेसब्र नजर आ रही हैं। वो खुलकर मेयर बनने की इच्छा जाहिर कर रही हैं, साथ ही खुद को सामाजिक बताकर अपनी दावेदारी भी ठोक रही हैं। जी बिल्कुल, दावा मेरा है क्योंकि चुनाव लड़ने का मैंने बिल्कुल मन बनाया अगर पार्टी मौका देती है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन हमारा सर्वोपरि है, जो भी संगठन का आदेश होता है वही करेंगे और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को हमारी पार्टी जरूर मौका देगी क्योंकि महिलाओं को हमारी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। जहाँ तक आपने तैयारी वाली बात कही है, हमेशा तैयारी रहती है, हम लोग हमेशा जनता के बीच ही में थे हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े ही रहते हैं, तो मेरी तैयारी पूरी है चुनाव को। और हर वर्ग और हर जाति धर्म से लेकर में, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो एससी ग्रुप हो, चाहे वो ओबीसी ग्रुप हो, चाहे वो श्रवण ग्रुप हो, और जितने हल्द्वानी में एनजीओ चलते हैं उन एनजीओ में भी मैं अक्सर जाती हूँ। तो इस हिसाब से मैं राजनीति सामाजिक को जोड़ते हुए राजनीतिक के कार्य करते हुए मैं आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहूँगी और मैंने जिला अध्यक्ष जी को आवेदन भी दिया है और अगर हमारी सीट आती है तो मेरी दावेदारी रहेगी। जाहिर है महिला नेताओं के हौसले उड़ान भरने को तैयार हैं। बस इंतजार चुनाव के ऐलान और आरक्षण तय होने का है। ओबीसी आरक्षण के निर्धारण को लेकर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार 25 दिसंबर तक राज्य में चुनाव करवा देगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ओपनल कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ओपनल कर्मचारियों के लिए 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना लागू किया। बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच से इसका करार हुआ। कर्मचारियों के लिए किए गए इस एमओयू के तहत किसी भी ओपनल कर्मचारी की दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ये धनराशि पंजाब नेशनल बैंक देगा। कर्मचारियों को इसके लिए शुल्क नहीं देना होगा। बिना ये है शर्त यह है कि इनकी सैलरी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में होना चाहिए। ऐसे कर्मचारी जिसका पंजाब नेशनल बैंक में सैलरी अकाउंट नहीं है, बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए 3 महीने बाद वो भी इस योजना से जुड़ जाएंगे। जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर कुछ राहत राशि उसको मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उसको लगता है कि डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। रुद्रप्रयाग के अमसारी गांव में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला हत्यारा पति गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने फरार पति को दिल्ली से अरेस्ट किया। विकासनगर के कालसे इलाके में यमुना नदी में पिकअप गाड़ी गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। बद्रीनाथ में एक तीर्थयात्री अलकनंदा नदी के तेज बहाव में बहते हुए चला गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसकी जान बचाई। हरिद्वार के भगवान दास संस्कृत डिग्री कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने आपत्ति जताई और चुनाव रद्द करने पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। महिला के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ रामनगर में महिला एकता मंच ने धरना दिया। साथ ही 29 सितंबर को बड़े प्रदर्शन की बात कही। हरिद्वार के डीएम कमरिंदर सिंह ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसमें ईवीएम की सुरक्षा में लगातार लगाए गए सीसीटीवी और फायर उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई।
टेरी डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सेफ्टी को लेकर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही साइन बोर्ड भी लगाने को कहा। देहरादून डीएम ने सफाई के लिए अनुबंधित ओड़ा संस्था के ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। कूड़ा उठाने में लगी गाड़ियों को निर्धारित संख्या से कमी पाई गई। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेला इस बार एडम्स मैदान में नहीं लगाया। डीएम ने कहा कि अगली बार मेले की भव्यता को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए 50 लाख तक की दुर्घटना बीमा योजना लागू की। सैनिक कल्याण विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच करार हुआ।